हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केबीएस पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम में लगी हुई पुस्तक आरोह भाग 2 के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम गद्य खंड पर विचार करेंगे। और जब हम गद्य खंड पढ़ते हैं तो सिलेबस के अनुसार हम देखते हैं तो उसमें कुल 6 चैप्टर लगे हुए हैं, जिसमें है भक्तिन, बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे, पहलवान की ढोलक, शिरीष के फूल, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और है मेरी कल्पना का आदर्श। तो देखा जाए कुल 6 लेखकों के पाठों को हमें यहाँ पढ़ना है। मैंने देखा कई नोटबुक्स आए हुए हैं मार्केट में, जिसकी जानकारी मुझे सोशल मीडिया के थ्रू लगी। तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो चीज़ें सिलेबस में नहीं दी गई हैं उनको भी नोट्स में दिया गया है। तो इसलिए आप अपने पास सिलेबस जरूर ध्यान में रखिए। और यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई जाती हैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बताई जाती हैं। आपको न ज़्यादा पढ़ना है न कम पढ़ना है, जो सिलेबस में दिया गया है उसी से परिचय कराया जाता है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों के पास सिलेबस जरूर होना चाहिए, प्रिंट आउट करके अपने पास रखिए और मिलान करके ही पढ़िए। हालांकि पढ़ाई का कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, जो मिले उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आरोह भाग 2 गद्य खंड को देखेंगे आप तो जिन 6 लेखकों के बारे में मैंने बताया, उन उन लेखकों की जो रचनाएं लगी हुई हैं वो किन किन विधाओं में है ये भी जानना जरूरी है। जैसे आप भक्तिन देखेंगे, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। यह रेखा चित्र है और स्मृति की रेखाएं में संकलित है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो किसी भी तरीके के आएंगे कि भक्तिन की लेखिका कौन है, किस विधा में है और इसका संकलन किस संग्रह में है, तो आप बता देंगे। इसके बाद दूसरा जो चैप्टर है बाजार दर्शन, जो कि जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा। और ये क्या है, निबंध है। काले मेघा पानी दे, धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है, ये संस्मरण है। पहलवान की ढोलक, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई एक कहानी है। शिरीष के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया ये निबंध है। और निबंधों में भी ये ललित निबंध है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है। भीमराव अंबेडकर के 2 आपको चैप्टर पढ़ने हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श। तो ये भाषण रहा है इनका और इसको संकलित किया गया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसको कई बार जाति उन्मूलन आ, नाम से अनुदित भी किया गया है। हालांकि आगे जब चैप्टर हम पढ़ेंगे इसमें तो इसको जाति उच्छेद नाम से ट्रांसलेट किया गया है। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो आरोह भाग 2 गद्य खंड के अंतर्गत इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है और आपके दिमाग में इनकी एक रूपरेखा तैयार हो गई होगी। अब चलते हैं, क्रमशः बात करते हैं आगे। थोड़ा सा हम महादेवी वर्मा पर बात करें, क्योंकि कई बार तथ्यात्मक प्रश्न आ जाते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं दीपशिखा, यामा काव्य संग्रह के तौर पर है। हालांकि इसमें नीरजा और निहार को भी आप शामिल कर सकते हैं। और जब भी आप किसी अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे तो माधवी वर्मा को जरूर आप पढ़ेंगे अच्छे से। बस आपको थोड़ा सा स्पेस की भी जरूरत है कि जैसे ही माधवी वर्मा का नाम आए और उनकी रचनाओं की बात की जाए तो आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जानी चाहिए, तो समझ जाइए कि आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं। अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति स्वर, ये सब निबंध संग्रह के तौर पर हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये संस्मरण और रेखाचित्र के अंतर्गत हैं। माधवी वर्मा को कुछ पुरस्कार भी दिए गए, जिसमें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा संग्रह के लिए सन 1983 में दिया गया। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारतीय पुरस्कार पद्म भूषण 1956 में दिया गया। माधवी वर्मा का निधन सन 1987 ईस्वी में इलाहाबाद में हो गया। उनका एक कोटेशन एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है, उस कोटेशन से भी आपको परिचित होना चाहिए। वो लिखती है, संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो।
तो इस कोटेशन को ध्यान में रखिए कि महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में काम करती रही हैं, प्रतिष्ठित रही हैं इस क्षेत्र में। महात्मा गांधी की राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि महादेवी वर्मा केवल कविता, निबंध इत्यादि ही नहीं लिखती थी, बल्कि उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको शिक्षित करने के उद्देश्य से प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर देखा जाए तो सावित्रीबाई फुले का योगदान महिला शिक्षा के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय रहा है, और महादेवी वर्मा का नाम भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो प्रयाग महिला विद्यापीठ में हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े हों, वो भी पढ़ रहे हों। अगर पढ़ रहे हो तो जरूर कमेंट्स करेंगे। और लेकिन आप ध्यान में रखिए कि महादेवी वर्मा ने प्रयाग महिला विद्यापीठ स्थापित किया था स्त्री शिक्षा को ध्यान में रखते हुए। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं, तो अपने निबंधों और संस्मरणों, रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। तो 4 स्तंभों की जब भी चर्चा की जाती है तो उसमें महादेवी वर्मा को आखिरी पायदान पर रखा ही जाता है किसी न किसी रूप में। इनके अतिरिक्त पंत, प्रसाद और निराला का नाम आता है। एक चीज आप देखेंगे, जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी संस्मरण और रेखा चित्र को लेकर अभी भी कंफ्यूजन बरकरार रखा हुआ है। दोनों शब्दों को एक ही साथ जोड़कर रख दे रहा है। ठीक है, अब भक्ति पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है संस्मरणात्मक रेखा चित्र। हालांकि कई बार इंटरव्यू इत्यादि में पूछ लिया जाता है कि संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर है। तो इसको जानने के लिए मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है। विधागत जो जो विधाएं हैं जिनमें थोड़ा बहुत अंतर है, हालांकि रेखा नहीं खींची जा सकती, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर उसमें है। तो उन विधाओं पर आधारित वीडियो लेक्चर है कि संस्मरण रेखा चित्र क्या है। तो उन वीडियो लेक्चर को जरूर देख लीजिए, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूंगा। तो जैसा बताया गया कि महादेवी वर्मा कविता और निबंध दोनों क्षेत्रों में अपनी अहम भूमिका निभाई है। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई है। जहाँ कविता में वो मैनीर भरी, दुख की बदरी, रहस्यवाद और गीतात्मकता को ध्यान में रखती हैं, लेकिन गद्य में आप देखते हैं कि बड़ी मुखर है, और इसीलिए उनको स्त्री विमर्श की शुरुआती दौर की रचनाकार मान लिया जाता है। कविताओं में वे अपने आंतरिक वेदना और पीड़ा को अभिव्यक्त करती हैं। ये अंतर की तरफ मैं बात कर रहा हूँ कि कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती हैं। तो गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि महादेवी वर्मा के गद्य और पद्य में क्या अंतर है, तो आप स्पष्ट रूप से बता देंगे कि गद्य में जो माधवी वर्मा है खुलकर अपने विचारों को रखती हैं, और जब पद्य लिखती हैं तो आंतरिक वेदना, पीड़ा को रहस्यात्मक तरीके से रखने का प्रयास करती हैं, वहां नहीं उतना खुल पाती हैं। इसीलिए उनको छायावाद में रखा गया है, और जो भी छायावादी प्रवृत्तियां रही हैं उसमें माधवी वर्मा की एक खास प्रवृत्ति रहस्यवाद उसको और मजबूत बनाती है। उनकी श्रृंखला की कड़ियां जो कि 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुई, उस समय की अद्वितीय रचना है, जो हिंदी स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। तो इसको इंपॉर्टेंट अपना नोटबुक में लिख लीजिए। श्रृंखला की कड़ियां 1942 में प्रकाशित हुई, और स्त्री विमर्श की पुस्तक के तौर पर इसको जाना जाता है। उनके संशोधनात्मक रेखा चित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी सामान्यतः जिनके तरफ जो ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्मभेदी और करुणामय दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता से असाधारण तत्वों का संधान करती है। कहने का मतलब यह है कि महादेवी वर्मा अपने रेखा चित्रों और संस्मरणों के माध्यम से आम चरित्रों को केंद्र में लाती हैं, जिनके तरफ कम लोगों का ध्यान जाता है। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया, यानी कि मुख्य पात्र के रूप में रखा है। उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखाचित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई। और आप देखते हैं कि जब कोई एक लेखक
इस तरीके का विषय वस्तु बनाता है तो उसके जो समकालीन होते हैं वो भी उसी टाइप से लिखना शुरू कर देते हैं। जो आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में जो चैप्टर लगा हुआ है भक्ति, महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो कि स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। तो इसको ध्यान में रखना है कि जो भक्तिन है वो महादेवी वर्मा की सेविका रही है, यानी कि नौकर रही है। और जैसा कि ऊपर बातचीत किया गया, इस शोषित पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में बनाया गया है, मुख्य पात्र के रूप में मौका दिया गया है। तो भक्तिन उसी टाइप की, इसका नाम भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो उसी का खाका पूरा खींचने का प्रयास महादेवी वर्मा ने किया है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने का निर्णय लेती है, इन सारी चीजों का जिक्र भक्तिन में किया गया है। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण भक्तिन पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी की जीवन में आकर खा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम दिखाई पड़ते हैं या फिर उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। इस पूरे पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी रही पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। तो भक्तिन रेखा चित्र पर जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे तो और इसको डीपली हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो भी सारांशतः मैं यहाँ पर प्रस्तुति दे रहा हूँ, आप लोग अगर पुस्तकें रखे होंगे तो जरूर उसको और चैप्टर को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दूसरा जो पाठ लगा हुआ है आपके पाठ्यक्रम में वो है जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया है बाजार दर्शन। जैनेन्द्र कुमार, जिनको आमतौर पर हम कहानीकार और उपन्यासकार के तौर पर देखते हैं, ठीक है, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो कथाकार के रूप में देखते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निबंध भी लिखे हैं जो कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं और आपके केबीएस के पाठ्यक्रम में भी हैं। जैनेन्द्र कुमार, जिनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ अलीगढ़ में। तो आप देख रहे हैं कि जैनेन्द्र कुमार जो है वो महादेवी वर्मा से 2 साल बड़े, ठीक है। महादेवी वर्मा 1907 में पैदा हुई और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैनेन्द्र कुमार महादेवी से 2 साल बड़े हैं 1905 में। जैनेन्द्र कुमार का जन्म अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में बात करें तो उपन्यास के अंतर्गत परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध आता है। कहानी संग्रह में वातायन, एक रात, 2 चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। निबंधों की बात करें जो कि विचार प्रधान निबंध संग्रह है। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये उनके निबंध संग्रह है। जैनेन्द्र कुमार को कुछ पुरस्कार भी मिले जिसमें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान प्रमुख है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इनका निधन 1990 ईस्वी में हो गया। तो यहाँ पर मैं इनकी तुलना समानांतर महादेवी वर्मा से कर रहा था। महादेवी वर्मा 1907 में पैदा हुई और जैनेन्द्र 1905 में। महादेवी वर्मा जहाँ 1987 में उनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पे आप देख रहे हैं कि 1990 में जैनेन्द्र कुमार का निधन होता है। तो बड़े भी थे और बाद में इनका निधन हुआ, ठीक है। तो इन चीजों को जोड़कर इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे चीजें याद होती हैं। कई बार विद्यार्थी बोलते हैं कि कैसे याद करें, तो याद करने का कुछ कुछ ट्रिक्स है, इस टाइप से याद करेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी की पुस्तक में जैनेन्द्र कुमार का एक कथन दिया गया है, यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है, पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। तो ये कथन है जैनेन्द्र कुमार का। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेन्द्र कुमार का
योगदान बहुत व्यापक है और वैविध्यपूर्ण है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक कथाकार कौन है, या फिर मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किसने किया। तो नाम आप देख रहे हैं कि वो है जैनेन्द्र कुमार। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। तो त्यागपत्र एक ऐसा उपन्यास है जो कि तमाम महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, आप लोग भी इसको जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, इसी तरह कहानियों की बात करें तो खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचना के रूप में मान्यता मिली है। एक कहानी संग्रह इन्होंने लिखा 23 कहानियां। ठीक है, उसमें तत्सत को रखा गया है। अगर आपको मौका मिले तो 23 कहानियां नाम से एक पुस्तक है, उसको जरूर आप खरीदें, जिसमें कि कई महत्वपूर्ण कालजयी कहानियों को रखा गया है। जैनेन्द्र कथाकार होने के साथ साथ इनकी पहचान गंभीर चिंतक के रूप में रही है, यानी कि निबंधकार के रूप में भी रही। और हमने ऊपर इनके निबंधों के बारे में बताया भी कौन कौन से निबंध हैं। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास किया है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सरल एवं सहज उपयोग हुए जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं, वह अन्यत्र दुर्लभ है। और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है। आपके सिलेबस में बाजार दर्शन नाम का निबंध लगा हुआ है जैनेन्द्र कुमार का, जिसमें जैनेन्द्र कुमार ने गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग प्रस्तुत किया है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद, नाम से ही लग रहा है इस निबंध का कि इसमें बाजारवाद, उपभोक्तावाद को केंद्र में रखा गया होगा। तो हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों, मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की अ, जादुई कैसे हमें गुलाम बना लेती। और हम लोग वर्तमान समय में भी बाजारवाद के गुलाम बने हुए हैं। अगर मैं छोटा सा उदाहरण मोबाइल का लूँ, तो हर साल लगता है कि एक नई मोबाइल हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि उसमें तमाम परिवर्तन हो जाते हैं। खासतौर से अ, अगर मैं कैमरे की बात करूँ, वीडियोज क्वालिटी की बात करूँ और सुविधाओं की बात करूँ, तो लगता है कि हर मोबाइल 1 साल के बाद पुरानी सी प्रतीत हो रही है। तो ये एकदम से करंट उदाहरण मैंने बताया, और भी बहुत सारे आपके ऐसे जीवन में वस्तुएं होंगी जो कि आपको लगता होगा कि ये अब पुरानी हो चुकी हैं, अब नया खरीदना चाहिए। तो बाजार दर्शन के माध्यम से जैनेन्द्र ने अपने परिचितों, मित्रों से जुड़े अनुभव को बताते हुए ये दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे लोग बाजार के गिरफ्त में हैं और वो गुलाम बने हुए हैं। अगर हम उनकी आवश्यकताओं को ठीक-ठाक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने की बजाय उसकी चमक-दमक में फँस गए, तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। कई बार हमने देखा है कि जिनके पास एप्पल की मोबाइल होती है, वो काफ़ी कॉन्फिडेंसफुल होते हैं, और जिनके पास एलजी इत्यादि की मोबाइल होती है, वो अपने को लोअर महसूस करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लो होता है। तो चमक-दमक में अगर कोई फँसना चाहता है, तो बाद में उसको असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से ही ग्रस्त होना पड़ेगा, और वो हमेशा परेशान रहेगा, और ये बाद में बीमारी का रूप भी धारण कर लेगा। इसी तरीके से कई चीज़ें हैं, कई लोग फोर व्हीलर को लेकर भी अलग-अलग तरीके से परेशान रहते हैं, मोबाइल की तरह उसको भी चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोग चेंज करके उसको बदल कर लोगों को परेशान भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये है बाजार दर्शन निबंध। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जैनेन्द्र, जो कि बहुत पहले इस निबंध को लिख चुके थे, लेकिन वो लगता है ये वर्तमान परिस्थिति को देखकर लिखा गया है। बाजार दर्शन के मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भांति-भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में, तो कहीं किस्सागो की तरह। इस क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने
अनीति शास्त्र बताया है। ठीक है, तो जब हम इस पर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे तो उन चीजों को और गंभीरता से देखेंगे। अगले जो लेखक हैं वो हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जिनका जन्म सन 1926 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ, और इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो कहानी कविता संग्रह में कनुप्रिया, 7 वर्ष और ठंडा लोहा का नाम आता है। कहानी संग्रह है बंद गली का आखिरी मकान। ठीक है, और उपन्यासों की बात करें तो सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, गीति नाट्य के अंतर्गत अंधा युग। निबंध संग्रहों की बात करें तो पश्यंती, कहानी अनकहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय। इन जिन निबंध संग्रहों का मैंने नाम लिया है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी निबंध संग्रह हैं, और अगर आप पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो किसी न किसी रूप में ये सारे निबंध पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ठेले पर हिमालय जो है निबंध संग्रह है, और ठंडा लोहा क्योंकि ठ ठ से शुरू हो रहा है तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ये कविता संग्रह। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें। कहानी संग्रह बंद गली का आखिरी मकान है, और उपन्यासों में बात करें तो गुनाहों का देवता। जितने युवा पाठक हैं वो लगभग गुनाहों का देवता, और यहाँ तक कि गैर हिंदी विद्यार्थी जो हैं, जो हिंदी साहित्य नहीं पढ़ते हैं, वो भी इस उपन्यास को पढ़ते हैं। और संयोग से ये जो दोनों उपन्यासों का नाम दिया गया है, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंधा युग के बारे में कौन नहीं जानता होगा, सारे पाठ्यक्रमों में लगा है, यहाँ तक कि यूजीसी नेट के भी पाठ्यक्रम में लगा है, और सभी महाविद्यालय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में ये किसी न किसी रूप में पढ़ना ही होता है। तो अंधा युग जो कि आमतौर पर नाटक के रूप में जाना जाता है, जो कि 5 अंकों में है, ये सारी चीजें आप लोग जान रहे होंगे अगर यहाँ पुराने समय से जुड़े होंगे तो। और लेकिन इसको एक खास विधा में भी रख लिया जाता है, गीति नाट्य। कई जगह तो इसको नई कविता के अंतर्गत भी माना गया है। तो अंधा योग को ध्यान में रखिए। अगर धर्मवीर भारती के प्रमुख सम्मानों के बारे में बात करें कि उनको सम्मानित किया गया, तो पद्मश्री, व्यास सम्मान के साथ ही कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिए गए, और इनका निधन सन 1997 ईस्वी में हुआ। अभी तक हम धर्मवीर भारती पर तीसरे लेखक के तौर पर बातचीत कर रहे हैं। 1907 महादेवी वर्मा, 1905 जैनेन्द्र कुमार, 1926 हो गया धर्मवीर भारती का। तो आप देख रहे हैं कि उनसे उन लोगों से छोटे हैं, कितने छोटे हैं, लगभग ये 20 साल छोटे हैं। ठीक है, लेकिन इनका निधन भी बहुत जल्दी हो गया। जहाँ महादेवी वर्मा का निधन 1987 में होता है, और जैनेन्द्र का 1990 में, और 1997 में ही हो गया धर्मवीर भारती का। तो देख रहे हैं कि कम समय में बहुत इन्होंने लिखा। इनके भी एक कोटेशन को दिया गया है एनसीईआरटी में कि अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी न बनो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो, पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन ये लग रहा है। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी न बनो। कहीं ना कहीं ये आप देख रहे हैं कि बाजार दर्शन निबंध से, जो कि जैनेन्द्र कुमार ने लिखा था, उससे मिलता जुलता है कि ठीक है, आपके मन में जो भी आपकी सहज प्रवृत्ति है उसको लाओ, मारो मत, लेकिन उसके गुलाम भी न बनो, कि जब मन करे आप अपने स्वभाव के अनुसार ही, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही काम करना शुरू कर दो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो, पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण रखो। ये कोटेशन पूरे जितने भी तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी उनके लिए एक प्रेरक के तौर पर हो सकता है। कि मान लीजिए आपके पास मोबाइल है और आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते बीच बीच में हमेशा बार बार उसको देख रहे हैं, तो ये आपकी सहज प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन आप उसके गुलाम न बने। अगर आपको लगे कि इसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन भंग हो रहा है, आप निरंकुश होने लग रहे हैं, तो फिर उस पर आप आत्मनियंत्रण रखें। आप ही उस पर आत्मनियंत्रण कर सकते हैं। आगे उनके कुछ उपन्यासों के बारे में बात करें तो गुनाहों के देवता के बारे में हमने जो बताया, ये धर्मवीर भारती का लोकप्रिय उपन्यास रहा है, और आजादी के बाद के विशिष्ट साहित्यकारों के रूप में इनको उन्होंने प्रतिष्ठित किया है। इसका अगर प्रकाशन वर्ष देखें तो 1949 ईस्वी के आसपास में हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि उस समय देश क्या हो गया था, आजाद हो गया था। और गुनाहों का देवता, जिसमें सुधा और चंदर के माध्यम से पूरी कहानी चलती है, और खासतौर से जो भी इसको युवा छात्र विद्यार्थी पढ़ता है तो वो अपने जीवन से इसको जोड़कर देखता है। प्रेम पर है, और बाद में प्रेम कैसे टूटता है
इन सारी चीजों को लेकर इसमें बातें की गई। धर्मवीर भारती की कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियों के तौर पर देखे जा सकते हैं। भारती जी ने लेखन की एक खास विशेषता है, भारती जी के लेखन की एक खास विशेषता यह है कि हर उम्र और हर पाठक के बीच की उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय रही। ठीक है, जहां उन्होंने युवा वर्ग के लिए लिखा, वहीं परिपक्व वर्ग के लिए, फिर इसके बाद जो मेच्योर वर्ग है, या फिर आखिरी जिनको वृद्ध वर्ग कहा जा सकता है, सबके दृष्टिकोणों से कुछ न कुछ इन्होंने लिखा है। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान में रखना है कि धर्मवीर भारती के अगर रचनाओं को आप पढ़ेंगे तो इसमें व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट और रोमानी चेतना दिखाई पड़ती है। तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सबसे ऊपर है। तो व्यक्ति स्वातंत्र्य उनकी रचनाओं में सबसे पहले नंबर पर है, बाकी है मानवीय संकट, रोमानिक चेतना। रोमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। जो रोमानी चेतना है, जैसे आप फिल्में देखते हैं तो फिल्मों में कई बार गाने आने लगते हैं, तो उसी तरीके से कोई भी रचना करते हैं उसमें रोमानियत कहीं न कहीं से प्रवेश कर जाती है, संगीत में लय की तरह मौजूद रहती है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित आरोह किया गया है। ठीक है, चित्रित किया गया है, ये आरोह उसमें से टाइप हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि गुनाहों का देवता भी प्रेम पर आधारित है, और सूरज का सातवां घोड़ा, और इसमें निम्न मध्य वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोह भंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। तो अंधा युग की प्रवृत्तियों पर अगर विचार करें तो उसमें स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोह भंग, विश्व युद्ध से उपजा हुआ डर, अमानवीयता की अभिव्यक्ति हुई है। अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षिता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। आपने देखा कि मानव संकट पर भी धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं, और उनकी एक आलोचनात्मक पुस्तक भी आप देख रहे हैं, मानव मूल्य और साहित्य, जिसके अंतर्गत समाज सापेक्षिता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित किया गया है। इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात को बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए, धर्मयुग जिसका प्रकाशन मुंबई से होता था, और उसके संपादक रहे। हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक उन्होंने बनाया। जो यहाँ पर पाठ लगा हुआ है आपके सिलेबस में, वो है काले मेघा पानी दे, जो कि संस्मरण विधा के अंतर्गत है। और काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। लगातार जब से आप लोग एनसीईआरटी की किताब को पढ़ रहे होंगे, केवीएस की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि हर बुक में कुछ ऐसा चैप्टर जरूर लगा हुआ है जो कि विज्ञान पर आधारित है। ठीक है, विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है, और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंदर सेना द्वार द्वार पानी मांगती चलती है, और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए।
और विज्ञान विषय के इतने दीर्घकाल तक पढ़ाई और विज्ञान उपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसनाक ही कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्षतः जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक है, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकर न हो, तो उन्हें साथ भी उसी प्रकार बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने से क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है? विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका होती है, आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में। अब सवाल रह जाता है कि बारिश के समय या बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत है? लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता था। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम रस, या दोनों? तो यहाँ पर धर्मवीर भारती ने अपने संस्मरण के माध्यम से कई सवालों को उन्होंने उठाया कि जो विज्ञान की प्रगति है वो कहाँ तक पहुंची है, कि अगर मान लीजिए कहीं पर सूखा पड़ जाता है या फिर कहीं ज्यादा बाढ़ आ जाती है, तो उस वैज्ञानिकों ने उसके लिए क्या किया है, क्या कुछ खास प्रबंध किया है, या फिर लोग अब धर्म के अनुसार और जो लोक चेतना है, लोग उसको पूजा पाठ करते हैं और फिर तमाम कोशिश करते हैं, कोई ना कोई काट उसकी निकालते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। तो क्या इससे संकेत लिया जा सकता है कि विज्ञान बड़ा है या फिर सहज प्रेम बड़ा है, या फिर दोनों बड़ा है? लेखक यहाँ पर किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता है, बल्कि ये पाठकों के ऊपर छोड़ देता है। ठीक है, तो ये था काले मेघा पानी दे। नाम से ही आपको लग रहा है कि एक तरीके से इसमें विनती भाव है कि काले मेघा पानी दे, क्योंकि विज्ञान पर से लोगों का धीरे धीरे भरोसा उठ गया, लोक में प्रचलित विश्वास ज्यादा है। तो यहाँ पर लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के अंतर्गत जो द्वंद्व है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है धर्मवीर भारती द्वारा, और बताया जा रहा है कि ये बचपन का इनका एक संस्मरण है जो कि स्मृतियों के तौर पर इनके दिमाग में रहा है और उसी को इन्होंने लिख दिया। अगले लेखक हैं आपकी सिलेबस में फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में हुआ। आप देख रहे हैं कि ये फणीश्वर नाथ रेणु जो है धर्मवीर भारती से लगभग 5 साल बड़े हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 5 साल क्या, बल्कि 4 साल बोला जा सकता है, नहीं 5 साल ही। 1926 में उनका हुआ था जन्म, और यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु का 1921 में। और रेणु का जन्म औराही हिंगना, जो कि पूर्णिया जिला में, अब अररिया में है ये स्थित, बिहार में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो मैला आंचल, परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे उपन्यास के अंतर्गत आते हैं। ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप कहानी संग्रह के तौर पर है। ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, ये संस्मरण है। कई जगह ऋण जल धन जल जो है वो रिपोर्टाज के तौर पर भी जाना जाता है, तो इसको आप लोग भी रिपोर्टाज ही ध्यान में रखिए। वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, ये संस्मरण है। नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त रेणु रचनावली, जो कि 5 खंडों में प्रकाशित हुआ है, ये खास उनकी रचनाएं रही। रेणु जी का निधन 11 अप्रैल 1977 को पटना में हो गया। यानी आप देख रहे हैं कि रेणु भी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं जीवित रहे, तो बल्कि बहुत कम जिए, 50 प्लस ही रहे। एनसीईआरटी की पुस्तक में रेणु का एक कथन दिया गया कि कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बधे बधाए नियम कानून नीति अथवा फार्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। आप लगातार देख रहे हैं आज के लेक्चर में कि गुलामी को तोड़ने का कुछ कुछ जो प्रतीकात्मक कथन है वो हर चैप्टर में आपको दिख रहे हैं।
कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बधे बधाए नियम कानून नीति अथवा फार्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ाव एवं संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की थी। आप देख रहे हैं कि केवल एक कथाकार के तौर पर नहीं है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन में भी ये सक्रियता से जुड़े रहते थे। उनकी यह भागीदारी एक और देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। सन 1954 में उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही शुरू होता है। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा संस्कृति और वहां के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक नायक की अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी ऊपर में हमने देखा कि महादेवी वर्मा ने आम जनजीवन में जो भी लोग हैं, जो शोषित पीड़ित लोग हैं, उनको नायकत्व प्रदान किया। लेकिन फणीश्वरनाथ रेणु ने तो लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक नायक की अवधारणा में जो भारी भरकम नायकत्व की जगह थी, उसके स्थान पर अंचल को ही नायक बना दिया है, जिसमें कि मैला आंचल का नाम आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है, इसलिए उनका एक अंचल एक तरफ शस्य श्यामल है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी। स्वातंत्र्योत्तर भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में रेणु ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा है। उनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती हैं कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है। आमतौर पर भाषा और बोली को अलग अलग रखा जाता है, लेकिन और भाषा को परिनिश्चित माना जाता है और बोली को परिनिश्चित नहीं माना जाता है। लेकिन रेणु अपनी रचनाओं के माध्यम से ये बताते हैं कि भाषा और बोली दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों के साहचर्य से ही रचनाएं पुष्ट हो सकती है। फणीश्वरनाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक शामिल है। हालांकि मैंने ये खोजने का प्रयास किया था कि ये किस कहानी संग्रह में है, जो कि मुझे नहीं मिला है। ठीक है, इनके तीन चार जो कहानी संग्रह है उनमें मैंने देखा तो पहलवान की ढोलक का कहीं जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये अभी स्वतंत्र तरीके से ही कहानी के तौर पर है पहलवान की ढोलक। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। अब ये समस्त विशेषताएं कौन सी हैं? ऊपर जिसकी चर्चा हमने किया, लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा, लोक नायक इत्यादि जितनी भी विशेषताएं हैं सब पहलवान की ढोलक में है। और नाम से ही पता चल रहा है कि एक तो पहलवान है, ऊपर से ढोलक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि लोक मानस का जो भी एक व्यक्ति है और लोक गीत से जुड़ा हुआ एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण दूसरी जगह कम ही दिखाई पड़ता है। रेणु ऐसे गिने चुने कथाकारों में है जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया। और जब भी रेणु की रचनाओं को आप पढ़ेंगे तो कोई व्यक्ति कितना भी हताश, निराश होता है, वो संगीत के माध्यम से वहां पर प्रसन्नचित नजर आता है। चाहे वो ऋण जल धन जल देखें, आपने तीसरी कथम पढ़ा होगा उसमें भी, ठीक है। और यहाँ तक कि पंचलाइट जो कहानी है उसको भी आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर भी इसी टाइप से कुछ कुछ आपको संगीत दिखने को मिल रहे हैं। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज और पहलवान की क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक होने की भी कहानी है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रेणु है उनकी दृष्टि कहाँ पर है। दृष्टि वहां है कि लोक जो कला है या फिर लोक से जुड़े हुए कलाकार हैं जो कि धीरे धीरे अप्रासंगिक हो रहे हैं, लोगों की दृष्टि उधर नहीं जा रही है। उन्होंने पहलवान की ढोलक कहानी से इसके तरफ लोगों की नजर ले गए। जितने भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, न चाहते हुए पहलवान की ढोलक कहानी पढ़ना पड़ेगा और एक बार फिर से अप्रासंगिक होते हुए
लोक कलाकारों की तरफ उनका ध्यान जाएगा। इस कहानी में राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस सभ्यता के नाम पर एक नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। तो यहाँ पर राजा साहब और राजकुमार का जिक्र किया जा रहा है और बताया जा रहा है केवल ये व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने के बाद जो नई व्यवस्था आई है उसको एक प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर लिखी जा रही है, यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। जो लुट्टन पहलवान, जो मुख्य पात्र है पहलवान की ढोलक में, लुट्टन नामक पात्र को जरूर अपने ध्यान में रखिए, नोट कर लीजिए अपने नोटबुक पे। लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती है। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देता रहता है। कहानी के अंत में भूखमरी महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, तो इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है, अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? निश्चय यह पाठ हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है। तो पहलवान की ढोलक कहानी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें तमाम ये जिन प्रश्नों को रेणु ने उठाया है वो स्वभावतः आपके दिमाग में भी आएगा। और ये कहानी क्या है? ट्रेजिडी। अक्सर आप देखते हैं कि जितनी भी कुछ कहानियां महत्वपूर्ण रहे हैं, खासकर तीसरी कसम को भी देखेंगे तो वहां पर भी ट्रेजिडी टाइप की चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं। और पहलवान की ढोलक में भी आप देख रहे हैं कि भूख महामारी से कई लोगों की मौतें हो जाती हैं और लुट्टन जो पहलवान है वो कई सवालों को छोड़कर हमारे सामने चला जाता है। अगला जो पाठ है, अगले लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जिनका जन्म सन 1907 में हुआ, आरत दोबे का छपरा नामक गांव में हुआ, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में है। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये सब इनके निबंध संग्रह हैं। और खासतौर से इनके निबंधों को हम ललित निबंध के अंतर्गत रखते हैं। उपन्यासों की बात करें तो बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। अगर आलोचना और साहित्य इतिहास की बात करें तो सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास प्रमुख पुस्तकें हैं। इन्होंने कुछ ग्रंथों का संपादन किया है जिसमें संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की वानियां प्रमुख हैं। पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया जिसमें विश्व भारती, जो कि शांति निकेतन से प्रकाशित होती थी, उसका संपादन किया। इनको भी कई पुरस्कार मिले जिसमें कि साहित्य अकादमी, आलोक पर्व नाम पर रचना पर मिली जो कि निबंध के तौर पर है। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण दिया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इनको डिलीट की उपाधि दी गई है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से मिली। तो आमतौर पर लोगों को लगता है कि ये बीएचयू से होगा, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है ये लखनऊ विश्वविद्यालय से इनको डिलीट मिली थी। इनका निधन 1979 ईस्वी में दिल्ली में हो गया। तो जितने भी आज के लेखक हैं सब 1900 ईस्वी के बाद के पैदा हुए हैं और निधन भी इनका 2000 के पहले ही हो चुका है। तो ये मोटे तौर पर आपको जोड़कर रखने की बातें थी। अब जिस कोटेशन की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी की पुस्तक में ये कोटेशन लगा हुआ है और ये कई बार परीक्षाओं में आ भी चुका है। अगर आप पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखे होंगे तो जरूर आया होगा ये वाक्य, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, इसका कथन है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, एकदम से अपने ध्यान में रखिए। इसी में आगे वे लिखते हैं कि जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुख परमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को
पर दुखकातर और संवेदनशील न बना सके उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। तो कई बार ये पूरा कोटेशन आ जाता है कथन, और कई बार ऊपर वाला ही आता है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं को उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, रविंद्रनाथ व तुलसी एकाकार होते हैं। इसके बाद उससे जो प्राण धारा फूटती है वह लोक धर्मी रोमांटिक धारा है, जो उनके उच्च कृतित्व को सहजता प्रदान करती है या फिर सहज बनाए रखती है। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि जबरदस्त है। उसमें एक इस बात पर विशेष बल है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ संसाधनों या फिर साधनांशों के लवण नीर संयोग से उसका विकास हुआ है। उसकी मूल चेतना विराट मानवतावाद है, जिसके संस्पर्श से कला और साहित्य ही नहीं, यह संपूर्ण जीवन ही सौंदर्य व आनंद से परिपूर्ण हो उठता है। द्विवेदी जी के सभी उपन्यास समाज के जात पात और मजहबों में विभाजन और आधी आबादी के दलन की पीड़ा को सबसे बड़े सांस्कृतिक संकट के रूप में पहचानने, रचने और सामंजस्य में समाधान खोजने का साहित्य है। वे स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं तथा सांस्कृतिक ऐतिहासिक संदर्भ में उसकी पीड़ा का गहरा विश्लेषण करते हुए सरस श्रद्धा के साथ उसकी महिमा प्रतिष्ठित करते हैं। विशेषकर बाण भट्ट की आत्मकथा जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी बातें और क्लियर आएंगी। इसमें भट्टिनी, निपुणिका, महामाया, ये सारी हैं। मानवता और लोक से विमुख कोई भी विज्ञान, तंत्र मंत्र, विश्वास या सिद्धांत उन्हें ग्राह्य नहीं है और मानव की जिजीविषा और विजय यात्रा में उनकी अखंड आस्था है। इसी से वे मानवतावादी साहित्यकार व समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो आप देख रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ विशेषताओं की ओर संकेत किया जा रहा है, उसको आप ध्यान में रखिए। इस लेक्चर को अगर आप गंभीरता से सुन भी लेते हैं तो भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। द्विवेदी जी का आलोचक व्यक्तित्व हिंदी चिंताधारा की सहज लोक परंपरा को पहचान लेता है और उसी से संबद्ध नाथों, सिद्धों और कबीर से हिंदी की साहित्य परंपरा को जोड़कर उसे एक प्रगतिशील मूल्यों के रूप में प्रतिष्ठित करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की वजह से ही कबीर को साहित्य में जगह मिली, नाथों सिद्धों की वाणियों के बारे में ही हम लोग परिचित हुए। इन दोनों पर उन्होंने किताबें लिखी। तो जब भी आप एग्जाम में जाएंगे और कबीर, नाथ सिद्धों पर चर्चा की जाएगी, हजारी प्रसाद द्विवेदी विकल्प में रहते हैं, तो एक बार आपको जरूर ध्यान से उस विकल्प को देखकर आंसर लगाना पड़ेगा। भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का सहज विकास मानने वाले इतिहासकार के रूप में उनकी भूमिका ऐतिहासिक महत्व रखती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में बैठे होंगे तो जरूर ये सवाल आता है कि भक्ति काल को भारतीय चिंताधारा का सहज विकास किसने माना है, तो वहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। द्विवेदी जी का निबंध साहित्य इस अर्थ में बड़े महत्व का है कि साहित्य, दर्शन तथा समाज व्यवस्था संबंधी उनकी कई मौलिक उद्भावनाएं मूलतः निबंधों में ही मिलती हैं। पर यह विचार सामग्री पांडित्य के बोझ से आक्रांत होने की जगह उसके बोध से अभिव्यक्त है। और इनके निबंधों को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें है, इन्होंने लिखा कि पंडिताई एक बोझ है। ठीक है, तो ये जिस पंडिताई का एक तरीके से यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि गुलामी को तोड़ने की बात की जा रही है। पांडित्य के बोझ से आक्रांत करने की जगह ज्ञान से अभिषिक्त करने की चर्चा यहाँ पर की गई है इनके निबंधों में। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने लेखन द्वारा निबंध विधा को सृजनात्मक साहित्य की कोटि में ला देने वाले निबंधकार के तौर पर जाने जाते हैं। इनके निबंध में व्यक्ति व्यंजना और आत्मपरक शैली से युक्त है। ललित निबंध शिरीष जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, और ये कल्पलता नामक निबंध संग्रह में संकलित है, जिसकी चर्चा हमने ऊपर में ही कर दी है। इसमें लेखक यानी शिरीष के फूल में लेखक आंधी,
लू और गर्मी की प्रचंडता से में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शीरीष के माध्यम से मनुष्य को अजेय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्य पूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित किया है। ठीक है। ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है। निबंध की शुरुआत में लेखक शिरीष पुष्प की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है, फिर तत्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है। तो निबंध अगर आप पूरा नहीं पढ़ते हैं तो भी आप इस चीज से जान गए होंगे कि शिरीष पुष्प की शुरुआत में वो उसकी सुंदरता के बारे में बताते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने शैली के अनुसार जब भी किसी निबंध की शुरुआत करते हैं तो पहले निबंध के टॉपिक के बारे में बताते हैं, फिर घुस जाते हैं उसके इतिहास में, फिर इतिहास के जरिए किसी कालखंड विशेष की बात करने लगते हैं और इसके बाद एक जो भी है उसका जो मूल थीम है उसको भी पाठक के सामने रखने का प्रयास करते हैं। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह शिरीष को नजरअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है। इसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। उसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की तरसपूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्कवि होने की एकमात्र शर्त है। तो इसको यहाँ पर आप जरूर ध्यान में रखिए कि ये बातें सब हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्कवि होने की एकमात्र शर्त। अगर मान लीजिए एक कोटेशन आ जाता है तो आप लोग तुरंत बता देंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऐसा कवि समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रम कर भी चूकता नहीं और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है। शिरीष के पुराने फलों की अधिकार लिप्सु खड़खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें धकिया कर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज व राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करता है तथा स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। तो हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। तो शीर्ष के फूल नामक निबंध के माध्यम से यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच जो द्वंद्व है उसको भी पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। इस निबंध का शिल्प इसी में चर्चित इक्षुदंड की तरह सांस्कृतिक संदर्भों व शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा के मधुर रस से युक्त है। यह हर तरह से आस्वाद्य और प्रयोजनीय है तथा इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है। तो ये सीरीज के फूल से संबंधित हमने कुछ बातें की आपके सामने और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब आएंगे और आप लोग भी अपने से इन निबंधों को पढ़ेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी और मोटे तौर पर मैं आप सभी को प्रेरित कर रहा हूँ कि इन सभी चैप्टर्स में क्या क्या है, इनके लेखक कौन है, किस विधा में है और इनकी विषय वस्तु क्या रही है, मूल थीम क्या है। तो आपका बहुत सारी चीज़ क्लियर हो रहा होगा, लेकिन अपने से पढ़ेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। अगला जो चैप्टर है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर आधारित है। इस पाठ्यक्रम में दो चैप्टर्स लगे हुए हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के। ठीक है, उन दोनों चैप्टर्स पर बात करेंगे कि वो चैप्टर कहाँ से लिए गए हैं और उनमें क्या क्या है। अंबेडकर आप देख रहे हैं कि अभी तक मैंने बताया कि जितने लेखकों के बारे में बात की सब 1900 प्लस के बाद थे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। यानी भीमराव अंबेडकर मध्य प्रदेश के थे, महू जिला था, वहां इनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो हम देख रहे हैं लंबा चौड़ा है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा जाता है कि इनके पास सबसे ज्यादा डिग्रीज थी। तो रचनाओं में बात करें तो द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर द सुद्राज,
बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, इनकी पीएचडी की थीसिस रही है। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यही जो यहाँ पर रचना लगी हुई है, इसी के दोनों चैप्टर्स यहाँ पर हैं, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ। इसको ध्यान में रखना है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, ये इनकी पत्रिकाएं रही। ऊपर की रचनाओं में सभी को तो उतना नहीं ध्यान रखना है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि इसी पर आधारित आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए चैप्टर्स हैं। कई बार पत्रिकाओं का नाम पूछ लिया जाता है कि मूक नायक के संपादक कौन है, बहिष्कृत भारत के संपादक कौन है, जनता, तो यहाँ पर आप तुरंत ध्यान में रखिए, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जितना आपने देखा सब अंग्रेजी में दिख रहा है आपको, लेकिन हिंदी में उनका संपूर्ण वांग्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय है वो 21 खंडों में है, इसको ध्यान में रखना है। अंबेडकर का निधन 1956 में हो गया, यानी ये भी बहुत जल्दी आजादी के कुछ ही वर्षों बाद, लगभग 9 वर्षों बाद इनका निधन हो गया। अगर कोटेशन की बात करें जो कि एनसीईआरटी में है, अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। मानव मुक्ति के पुरोधा अंबेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि सबसे ज्यादा डिग्री इनकी थी। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, फिर वहां से लंदन गए। देख रहे हैं कि इनकी उच्चतर शिक्षा भारत जैसे देश में नहीं हुई बल्कि विदेश में, खासतौर से अमेरिका और इंग्लैंड में हुई। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। इन्हीं सारी चीजों ने बाद में अंबेडकर को अंबेडकर बना दिया। भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित जाति में जन्मे अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ा था। और इन सारी चीजों को आपने अपने बचपन की कक्षाओं में अपने टीचर्स के माध्यम से जरूर सुना होगा। ठीक है कि अंबेडकर के साथ भी छुआछूत, अस्पृश्यता का कई बार भाव दिखाया गया है। उनको कक्षाओं में पीछे बैठना पड़ता था, नल नहीं छूने दिया जाता था, और वो रिक्शे पर जा रहे थे, नाम अपना बताया तो वो रिक्शे वाले ने उतार दिया, ये सारी चीजें। इसीलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो बालक भीमराव अम्बेडकर ने जवाब दिया था, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा। आज जैसे लोग यूपीएससी में जाना चाहते हैं, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ज्यादातर लोग वकील बनना चाहते थे। अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा, छुआछूत को खत्म करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की। व्यापक अध्ययन और चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का प्रयास किया। वह यह था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन सामाजिक दास्ता है और उसके उन्मूलन के बिना कोई स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी रहेगी। ये मेन थीम रहा है अंबेडकर के जीवन का कि जब तक हम सामाजिक दास्ता से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम सही मायने में स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। उनके चिंतन और रचनात्मकता के प्रमुखतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अंबेडकर किससे प्रेरित होते थे। उसमें है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। इसको आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए कि अंबेडकर का जो भी चिंतन
विकसित हुआ, विचार विकसित हुए, रचनात्मकता उनके अंदर आई, वो 3 व्यक्तियों के कारण आई, महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोह भंग होने के बाद वे बुद्ध समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए। अच्छा, एक चीज आप देख रहे हैं कि 14 जो यहाँ पर अंक है, ये भीमराव अम्बेडकर के जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है। 14 अप्रैल को इनका जन्म होता है और धर्म परिवर्तन भी आप देख रहे हैं कि 14 अक्टूबर को इनका धर्म परिवर्तन हो रहा है 1956 को। तो जोड़कर देखिए, भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही आज हम उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समूची बहुमुखी विद्वत्ता एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी। यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों में बराबर साबित करते रहे। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी हुए। अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में जो प्रकाशित हुआ था, ललई सिंह यादव द्वारा इसका हिंदी में अनुवाद किया गया, जाति भेद का उच्छेद, जो कि 2 प्रकरणों में है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 में दिया गया था। 1936 में आप देख रहे हैं इधर कि प्रेमचंद ने भी भाषण दिया और उधर भीमराव अम्बेडकर ने भाषण दिया। ठीक है, तो प्रेमचंद ने कौन सा भाषण दिया था, इसको जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिससे कि पता चलेगा कि आपने आखिर तक इस वीडियो लेक्चर को सुना है। तो जोड़कर इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप अगर एक से अधिक जानकारी अपने दिमाग में रखे हैं तो जोड़ जोड़ कर रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। लाहौर में 1936 में एक वार्षिक सम्मेलन होता है जिसका नाम है जाति पाति तोड़क मंडल। वहां पर अध्यक्षीय भाषण देते हैं भीमराव अम्बेडकर, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। यहाँ पर देख रहे हैं ट्रेजेडी हुई, एक सम्मेलन फाइनली नहीं हो पाया और जो भी भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसको पढ़ा नहीं जा पाया। बाद में ये पुस्तक के तौर पर प्रकाशित हो गया। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुता, ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यतः होने चाहिए, जिसमें लोकतंत्र, सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आशय प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुंचे। तो आपको ध्यान में रखना है समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये 3 तत्व इनके थे जो कि आदर्श समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण है। और इस पुस्तक में भी जो इनका दूसरा चैप्टर है उसमें पूरा मूल थीम यही है इसका, आदर्श समाज के दृष्टिकोण से जो उनका चैप्टर है। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इस चैप्टर की प्रासंगिकता और बढ़ जाती। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रयास किया कि आरोह भाग 2 के अंतर्गत जो भी गद्य खंड पोर्शन लगा हुआ है, गद्य खंड लगा हुआ है, उसका एक समराइजेशन किया जाए, उसकी समरी को पढ़ा जाए और उसको समझा जाए। कम समय में आप इसको पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जान गए होंगे। तो कमेंट्स कर जरूर आप बताइए कि ये लेक्चर आप सभी के लिए कैसा लगा। बहुत मेहनत के बाद ये मैंने तैयार किया और बताने का प्रयास किया। कई बार आपके समयों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, ज़्यादा समय होता है तो भी आप लोग उगने लगते हैं। तो लेकिन पढ़ने के लिए जो भी लंबी लंबी वीडियोज हैं वो आपको टाइम टेबल बनाने के लिए बाध्य करती हैं। आप एक टाइम टेबल बनाकर कम से कम अपने सीटिंग पावर को बढ़ाइए तो ज़्यादा आप पढ़ लेंगे। अगर कोई विद्यार्थी इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखा होगा तो निश्चित तौर पर आरोह भाग 2 का जो गद्य खंड है उसका कंप्लीट हो गया होगा, सारी चीज़ों से वो परिचित हो गया होगा। तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।